हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आकार आईएएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं इस एडिटोरियल लेक्चर एनालिसिस में। दोस्तों, ये लेक्चर आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आज के एडिटोरियल में कुछ अलग ही शानदार एडिटोरियल हैं जिनको हम लोग एनालाइज करेंगे। उससे काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। दो ऐसे एडिटोरियल हैं जिसको आज हम लोग लेंगे। पहला एडिटोरियल है जिसमें हम लोग बात करेंगे इंटरनल डेमोक्रेसी इन पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र के और नेशनल डेवलपमेंट में उनके एजेंडा के बारे में। एंड सेकेंड जो एडिटोरियल है वो है हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कचरे को लेकर, ठीक, इलेक्ट्रॉनिक गार्बेज को लेकर है, जो एक चैलेंज है कि इसको कैसे हम अप स्किल, रिसाइकिल, रीयूज कर सकते हैं। तो हम लोग पहले एडिटोरियल पर थोड़ी बात करते हैं। दोस्तों, हम सभी को ये बात पता है आधुनिक भारत पढ़ते वक्त कि कांग्रेस का अधिवेशन हर साल होता था। कांग्रेस की स्थापना के वर्ष से, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी, 1885 में हुई थी। कांग्रेस की स्थापना के पश्चात जब तक हमारा राष्ट्र आजाद नहीं हुआ था तब तक कांग्रेस एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच से एजेंडे तय करती थी। उसमें बहुत जो सबसे प्रोमिनेंट एजेंडे होते थे अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, या ब्रिटिशर से हमें क्या चीजें लेनी है उसको लेकर हमारा एक नेशनल डेवलपमेंट का एजेंडा होता था। लेकिन जब हमारा देश आजाद हो गया तो एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर कांग्रेस का उभार हुआ, या उसी तरीके से कांग्रेस ने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपने पॉलिटिकल नैरेटिव के हिसाब से देश को एक नई दिशा देने का काम किया। उस देश को नई दिशा देने के काम में कांग्रेस ने सोशल जस्टिस, सोशल इंक्लूजन एक्सेट्रा पॉइंट ऑफ व्यू से काफी काम करा। लेकिन उसके बावजूद कोई भी राजनीतिक दल की विचारधारा एप्रोप्रिएट जैसा कि नहीं होती है, उसको समय समय के बाद, समय समय पर उसको अपने पॉलिटिकल आइडियाज को, पॉलिटिकल विजन को रीस्ट्रक्चर करना पड़ता है। अदरवाइज वो पार्टी अपने पतन के दौर में चली जाती है। कांग्रेस का जो हाल फिलहाल में जो स्थिति है कुछ लगभग इसी प्रकार की है। उससे उबरने के लिए, उसमें एक जान डालने के लिए कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ है उसमें कांग्रेस ने सोशल इंक्लूजन का एक नया पैराडाइम लाने की कोशिश की है, एक नए तरीके की राजनीति करने की कोशिश की है। क्योंकि उसके विपक्ष में जो पार्टी है उसने सोशल इंक्लूजन का अपना ही तरीका अपना लिया है, नया तरीका अपनाया है, जिसमें वो इंक्लूजन कर रहे हैं, डिलीवरी सिस्टम बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो लास्ट माइल कैंडिडेट है उस तक फैसिलिटी इंश्योर करने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में जो कांग्रेस का एजेंडा है वो कुछ इस तरीके से है कि कैसे वो चीज़ों को बेहतर करे और कैसे एक इंक्लूसिव, सस्टेनेबल, सोशल जस्टिस वाला समाज बना पाए। तो जब हम टॉपिक की बात करते हैं तो हम बात करते हैं, बेसिकली हम दो तरीके से इस घटना को देखेंगे। पहला, डेमोक्रेसी इन पॉलिटिकल पार्टी, ठीक, और सेकंड है एजेंडा ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। एजेंडा पॉलिटिकल पार्टीज। तो ये दो तौर तरीके हैं, दो विजन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाते हैं। देखिए, जो राजनीतिक दल हैं उनसे हमारी विचारधारा जब अलाइन होती है तो कहीं ना कहीं उस राजनीतिक दल को वोट देते हैं, और वो राजनीतिक दल हमारी आकांक्षाओं, हमारी जरूरतों के हिसाब से एजेंडे को परसू करते हैं, एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं। ये इसके कोर कंसर्न को एड्रेस करने का भी काम करते हैं, नेशन के कोर कंसर्न को एड्रेस करने का काम करते हैं। दूसरी चीज है कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। क्योंकि जब हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं तो हमारी ये जिम्मेदारी हो जाती है दोस्तों कि हम कैसे एक एक सतत लोकतांत्रिक संशोधित व्यवस्था का निर्माण करते रहें। क्योंकि कोई भी व्यवस्था जब रिजिड हो जाती है, जैसे कांग्रेस की आलोचना में एक बात बोली जाती है कि कांग्रेस नेपोटिज्म को बढ़ावा देती है, भाई भतीजेवाद को बढ़ावा देती है, ठीक उसी तरीके से बीजेपी की एक बात बोली जाती है कि उसमें व्यक्तिवाद है, वन मैन आर्मी जैसी चीजें हैं। ये दोनों चीजें बेसिकली डेमोक्रेसी के लिए अच्छी नहीं है। तो अच्छा उसमें क्या है? अच्छा उसमें यह है दोस्तों कि कहीं ना कहीं जब कोई किसी पार्टी का टाइम टू टाइम डिस्कशन, डिबेट्स होती रहें तो वो पार्टी क्या कर सकती है कि अपने जो कंसर्न है, इंटरनल डेमोक्रेसी है, वो मेंटेन रख सकती इन पार्टी, और जो नेशनल डेमोक्रेसी है उसको मेंटेन रख सकती है।
और वो नेशन के जो कंसर्न है, नेशन के जो नीड हैं, जो एस्पिरेशंस हैं, उनको भी एड्रेस कर सकती है। और उस डिबेट को ओपन रखा जाता है और उसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट कह सकते हो स्पेशलाइज्ड रिसर्चर होते हैं और अच्छे सीनियर पॉलिटिशियंस होते हैं, जो नेशनल डेवलपमेंट का एक नया आइडिया लेकर आते हैं और उस विजन को आगे के सालों में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाती है। यही काम कांग्रेस ने किया है। अब इसको हम अपने हिसाब से हम कैसे इसको यूज कर सकते हैं, सिविल सर्विसेज के लिए कैसे यूज करते हैं। तो हमारे जीएस के पेपर में मेंशन है विभिन्न संवैधानिक निकायों के विभिन्न संवैधानिक पदों, कार्यों, जिम्मेदारियों की नियुक्तियां। देखिए, यूपीएससी ने पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में क्वेश्चन पूछा है। उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज के में इंटरनल डेमोक्रेसी के बारे में क्वेश्चन पूछा है। तो इसी तरीके से पॉलिटिकल पार्टी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद नहीं है, संविधान में उनका एजिटेड डायरेक्ट कहीं वर्णन नहीं है, पर उनको डेमोक्रेसी का एक इंपॉर्टेंट पिलर है, इंपॉर्टेंट पार्ट जरूर है। तो उस हिसाब से हमें देखना होगा। तो देखिए, इसका हेडिंग है सबल्टर्न एंड सेकुलर। तो सबल्टर्न का मतलब है दलित। अब जैसे कांग्रेस पार्टी है, उसका एजेंडा है इंक्लूसिव ग्रोथ का। तो उस इंक्लूसिव ग्रोथ में जो लास्ट माइल सेक्शन पर जो लोग हैं, जो दलित हैं, जो सबल्टर्न हैं, जो वल्नरेबल्स हैं, उनको अपने एजेंडे में शामिल करना चाहती है। दूसरी चीज, वो अपनी इमेज को सेकुलर रखना चाहती है, ओपन फॉर ऑल रखना चाहती है, एक्सेस फॉर ऑल रखना चाहती है। तो ऐसे में वो अपने एजेंडे को सेकुलर रखना चाहती है। उस सेकुलर एजेंडे को वो परसू करना चाहती है। तो अपनी दो इमेज बिल्डिंग को, दो तरीके से अपनी इमेज को बिल्डिंग करने की कोशिश कर रही है। ठीक, तो उन्होंने, कांग्रेस ने क्या करा, अपने विजन को और एक्सप्लोर करने की कोशिश करी और बेहतर बनाने की कोशिश की। इसलिए मैंने कहा कि कांग्रेस का एजेंडा या विजन, एजेंडा इसलिए क्योंकि वो उनको पॉलिटिकल नैरेटिव में मेन एक्सट्रीम में आना है, उनको राजनीतिक विचारधारा के केंद्र में आना है, जिस तरीके से वो नेपथ्य में या पीछे चले जा रहे हैं। पहली चुनौती उनके लिए यह है। दूसरा, अगर लंबे समय तक जिस तरह से कांग्रेस ने देश को रूल किया है, उनकी समझ मजबूत है, गहरी है, उनसे कुछ गलतियां हो रही हैं, तो उनको आगे फ्यूचर का एजेंडा भी तय करने का मौका मिलेगा। तो सबसे पहली चीज, सामाजिक न्याय का एजेंडा उनको तय करना होगा। सोशल जस्टिस एजेंडा उन्हें सेट करना पड़ेगा। सोशल जस्टिस, ठीक, सोशल जस्टिस एजेंडा सेट करना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरा है, कांग्रेस दलितों को समायोजित करने में पूर्णतः सफल नहीं है। ठीक, क्यों नहीं सफल है? जैसे उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना का फायदा किसको मिल रहा है? वल्नरेबल सेक्टर को मिल रहा है, दलितों को मिल रहा है। तो वो किसके साथ जा रहे हैं? दूसरी पार्टी के साथ जा रहे हैं। उसी तरीके से पीएम आवास योजना, इसका फायदा किसको मिल रहा है? जिनके पास घर नहीं है, जो SC STs कैटेगरी के हैं, जो वीकर्स हैं। तो उस पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन सही होने से काफी फायदा मिला। तीसरा, ओबीसी, उन्होंने ओबीसी मंत्रालय बनाने पर जोर दिया है। यानी जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है, ओबीसी मंत्रालय बनाने पर जोर दिया है। ठीक, तो ये नए उनके जो है गोल हैं, नए एजेंडे में चीजें हैं। फिर राष्ट्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी के लिए सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण की बात करेंगे। वंचित वर्गों के लिए रोहित वेमुला, जो एक दलित थे जिनकी हत्या हुई थी, उसके नाम पर एक अधिवेशन बनाएंगे। तो यानी इसका मतलब, सिंबॉलिक मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं जो दलित हैं, उनके जो राइट्स हैं, उनके जो अधिकार हैं, उनके लिए लॉ बनाने का काम करेंगे, एक सेट विजन डेवलपमेंट करेंगे, जिससे कहीं ना कहीं उनके लिए और बेहतर चीजें हो पाए। तो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द दलित बनने की कोशिश यहां पर कांग्रेस करना चाहेगी। ठीक, आगे देखते हैं वो और क्या करने की कोशिश करेंगे। जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनका जो जाति, धर्म और दलित एजेंडा है, उससे पीछे वो काफी छूट गए हैं। क्योंकि 1969 से नेशन में, हमारे भारत में, जो क्षेत्रीय पार्टियों ने कहीं ना कहीं धीरे धीरे कांग्रेस को किनारे करना शुरू कर दिया था, हराना शुरू कर दिया था। और वो किस बेसिस पर? कास्ट, रिलीजन, दलित एजेंडा के बेसिस पर। तो अब कांग्रेस ने क्या करा है कि इन लोगों को, जो ये इस कैटेगरी के लोग हैं, उसके बेसिस पर वो 50% आरक्षण दे देंगे सीटों में। यानी कि सीटों में 50% आरक्षण दे देंगे कि जो वल्नरेबल सेक्शन है उसको हम 50% सीट प्रोवाइड कर देंगे। ठीक, एक तो ये चीज। फिर है, उन्होंने कहा कि संपूर्ण सामाजिक सुरक्षा वो मंत्रालय बनाएंगे। ठीक, संपूर्ण सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय बनाएंगे, जिसमें सभी वर्गों, चाहे महिला हो, पुरुष हो,
पुरुषों या महिलाओं में कोई भी वर्ग जो वल्नरेबल है, उन सब के एस्पिरेशंस, उन सब की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए वो एक मिनिस्ट्री बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक, फिर आगे कहा गया गरीबों है तो न्यूनतम आय, बेसिक पे और सामाजिक सुरक्षा की न्यूनतम गारंटी प्रदान की जाएगी। यानी कि एक कहीं ना कहीं यूबीआई की बात हो रही है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात हो रही है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम, कांग्रेस ने 2019 में एक न्याय का एजेंडा लाया था, न्याय, लेकिन ये हालांकि काम नहीं कर पाया, जिसमें वो 7,000 रुपए पर कैंडिडेट देना चाहते थे। ठीक, 7,000 रुपीज पर कैंडिडेट देना चाहते थे। तो कहीं ना कहीं उस एजेंडे को वो दोबारा परसू करना चाहते हैं कि एक बेसिक पे इनकम लोगों को प्रोवाइड की जाए, जिससे सोशल इंक्लूजन हो सके। अब जो न्यूनतम आय योजना के द्वारा और वो तमाम चीजें करना चाहेंगे, जैसे बेसिक पे राइट। बेसिक पे राइट की चैलेंजेस क्या हैं? इसके जो चैलेंजेस हैं दोस्तों, वो कई टाइप के हैं। जैसे वीमेंस हैं, उनको आमतौर पर मेल की तुलना में फीमेल्स को 20% कम जो है वेतन मिलता है, 20% माइनस वेतन उनको मिलता है। ये इंटरनेशनल कई IMF वगैरह इंस्टीट्यूशन ने ऐसा बताया है। दूसरा है हेल्थ राइट। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हेल्थ जो है अभी फंडामेंटल राइट नहीं है, तो शायद जब वो विजन उनका स्ट्रांग हो और वो सत्ता में आए तो हेल्थ को फंडामेंटल राइट घोषित करें। फिर वल्नरेबल जो सेक्शन है, सुभेद्य वर्ग है, जैसे वृद्ध, जैसे कि विडोज, विधवाएं, इन सभी के लिए वो जो पेंशन स्कीम्स हैं उनको और ज्यादा अपलिफ्ट करेंगे। जैसे विधवा पेंशन योजना में 500 रुपए मिल रहा है, उसको ज्यादा कर दिया जाए। ये सब कुछ करने की आई थिंक कोशिश की जाएगी। फिर है क्वालिटेटिव प्राइमरी एजुकेशन। अभी गोल क्या था? अभी गोल था कि 100%, 100% नामांकन बढ़ाना, साक्षरता का स्तर बढ़ाना। अब क्या कोशिश करेंगे? क्वालिटेटिव एजुकेशन, क्वालिटेटिव एजुकेशन पर फोकस करेंगे, गुणवत्ता मूलक शिक्षा पर फोकस की जाएगी। क्योंकि आज का जमाना कैसा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, चौथे औद्योगिक क्रांति का जमाना है, तो ऐसे में इसकी बहुत आवश्यकता है। फिर है फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी पर 2013 में एक एक्ट आया था, फूड सिक्योरिटी एक्ट। कहीं ना कहीं उसी के बेसिस पर अभी भी देश में जो इस प्रकार से खाद्य सुरक्षा की चुनौतियां हैं, 14-15 करोड़ लोग भूखे मरते हैं, हम लोग हंगर इंडेक्स में 107वें नंबर पर हैं। तो इन सब स्थितियों को देखते हुए माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, लगभग 53% वीमेन को एनीमिक हैं। तो ये सारी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं प्रयास करने की कोशिश की जाएगी। फिर है मैटरनिटी राइट, मातृत्व अधिकार। तो मातृत्व अधिकार के बारे में जैसा कि हम सभी को पता है कि 1961 का जो एक्ट है उसमें 12 महीने से बढ़ाकर 24 मंथ तक के लिए जो है अवकाश दिया गया है, जिसमें पैटर्नल जो है लीव भी है 2 हफ्ते की। तो उसको और स्ट्रेंथन किया जाएगा। आई थिंक ये सब चीजें करने की कोशिश होगी। फिर अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी को कमजोर करने का प्रयास किया जाएगा। अब कमजोर कैसे करेंगे? बेरोजगारी और गरीबी को आपको कमजोर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले स्किल करना पड़ेगा, स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा। और अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग चैलेंजेस हैं, जैसे जो पुअर पीपल हैं, जो मिडिल क्लास है, ठीक, अपर क्लास को कोई जरूरत नहीं है, ठीक, जो वीमेन्स हैं, स्पेशली जो ट्राइबल्स हैं, इन सब का डेवलपमेंट इंश्योर करना पड़ेगा। तो इन सब के लिए हमें काम करना पड़ेगा। और सेमी स्किल्ड अगर हम इनको भी कर पाते हैं, स्किल कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो बेरोजगारी का दुष्चक्र है और जो पॉवर्टी का दुष्चक्र है, इससे हम बाहर निकल सकते हैं। और इसके लिए एजुकेशन में काम करना पड़ेगा, इसके लिए हेल्थ में काम करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करना पड़ेगा, इसके लिए सैनिटेशन के लिए सैनिटेशन में काम करना पड़ेगा। यानी कि हेल्थ सेक्टर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देनी पड़ेगी। ठीक, बेसिक स्कूल्स जो हैं उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना पड़ेगा, टीचर्स स्टूडेंट रेशियो को मेंटेन करना पड़ेगा। तो काफी मल्टी डायमेंशनल अप्रोच अपनाने की आवश्यकता है। फिर कहा गया इस तरीके से हम एक नए विचार को शामिल करेंगे, यानी कि न्यू आइडियाज, जितने भी हम रिजिड नहीं रहेंगे, जितने भी अकॉर्डिंग टू नीड, हमें न्यू फ्लेक्सिबल लिबरल आइडियाज को शामिल करना होगा। ठीक, तभी हम उनको एक बेहतर आदर्श समाज दे सकते हैं।
तो जैसे कि आपने टॉपिक पढ़ा, ठीक, ये टॉपिक आपने पढ़ा, तो इसमें जब आप इसको सोशल जस्टिस लिख रहे होगे, सोशल जस्टिस, तब इस टॉपिक को आप यूज कर पाओगे। सोशल जस्टिस, सोशल इशू लिख रहे होगे, तब इस टॉपिक को यूज कर पाओगे आप। देखो इंपॉर्टेंट समझो, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच, इंटरलिंकिंग अप्रोच, कंप्रहेंसिव अप्रोच क्या होती क्या है उसको समझो। ठीक, जब आप लिख रहे होगे पार्टी डेमोक्रेसी, उसमें आप यूज कर पाओगे। विजन जब लिख रहे होगे, जैसे आप पढ़ते हो आजकल India@75 या India@100, उसी तरीके से नए विजन के बारे में बात करोगे तब इसको लिख पाओगे। जब आप लिख रहे होगे वंचित या सुभेद्य वर्ग के बारे में, वल्नरेबल सेक्टर के बारे में या वल्नरेबल सेक्शन के बारे में, तब आप इसको यूज करोगे। इतनी जगहों पर इतने यूनिट्स, यानी पेपर 2, पेपर 1, पेपर 1 एंड 2, ठीक, विजन पेपर 2, वल्नरेबल सेक्शन पेपर 2, इतनी जगहों पर आप इसको यूज करोगे तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर पेपर 4 की बात की जाए, पेपर 4 की बात करी जाए, तो वहां पर जो जो सार्वजनिक सेवा के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो अकाउंटेबिलिटी है, उन सबको इंश्योर करने में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। तो इतनी जगहों पर आप इसको यूज करोगे। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसमें देखते हैं क्या कहा गया है। अनपैकिंग द न्यू सेट ऑफ ई वेस्ट रूल। ठीक, यानी इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कचरा है या इलेक्ट्रॉनिक गार्बेज है, उसको हम कैसे रिसाइकिल कर सकते हैं, अपसाइकिल कर सकते हैं, रीयूज में कन्वर्ट कर सकते हैं। चूंकि कि आज के 4th इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में जो डिजिटल गार्बेज है, डिजिटल कचरा है, अपने आप में एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। ठीक है, तो कहा गया अनपैकिंग द न्यू सेट ऑफ ई वेस्ट रूल। ठीक, इसको आइए देखते हैं। अब देखिए ये हमारे जीएस के कौन कौन से पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। पहले तो जीएस पेपर 3, जिसमें कहा गया वातावरण संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण पर प्रभाव आकलन, 3 जगहों पर। फिर पेपर 4 में कहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है, जवाबदेही, प्रशासन में निजी संस्थाओं की के प्रति नैतिक चिंता। अब क्या आपको नहीं लगता कि इलेक्ट्रॉनिक कचरा सरकार के किसी एजेंडे में कमी होने की वजह से ज्यादा हो रहा है, या ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी में कमी होने की वजह से हो रहा है, या उसकी मॉनिटरिंग सही से नहीं हो पा रही। अच्छा कानून है तो उसकी सही मॉनिटरिंग नहीं हो रही। तो क्या यहाँ पर जवाबदेही और प्रशासन में निजी संस्थाओं के प्रति जो नैतिक चिंता है, उसके संदर्भ में इसको आप नहीं देखोगे। ठीक, आप जितना इंटरलिंकिंग अप्रोच से पढ़ोगे, जितना करंट के एग्जाम्पल लगाओगे और ये चीज आप तब कर पाओगे जब आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर होगा, क्रिस्टल क्लियर नंबर होगा, आप बहुत अच्छे मार्क्स पाओगे। तो इस तरीके से हमारे इस वीडियो के साथ आप लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़ें, इसको शेयर करें, लाइक करें और इसके नोट्स बनाते चलें। डिस्क्रिप्शन में इसका पीपीटी दिया रहता है, उससे आप जो है खोलकर पढ़ लें, अगर आप लिखना नहीं चाहते हैं तो लाइन टू लाइन। हर कोर इंपॉर्टेंट चीज को इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, आपको समझा दिया जाता है, ताकि आपको आपका यूनिट वाइज प्रिपेयर होता चले और कंफ्यूजन ना रहे कि कहाँ यूज होगा। इसलिए मैं इसके पहले एक क्वेश्चन भी लगा देता हूं। तो आई थिंक ये इतना सफिशियंट है, जहां पर आप अपने जीएस 1, 2, 3, 4 प्लस एसए की तैयारी आप हमारे साथ कर सकते हैं आधे घंटे 40 मिनट में देखकर। दोस्तों इसको बनाने में काफी मेहनत लगती है, बहुत मेहनत का काम होता है ये। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इसको ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा फुल वीडियो देखिए, इसको शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए, वरना ये 10 मिनट में आके द हिंदू यहाँ ओपन करके भी उसे समझाया जा सकता है। ठीक, फिर जीएस पेपर 4, इसमें क्या है, नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में कानून, नियम, विनियम और विवेक। ठीक, अब ये आपको लगेगा ये जीएस पेपर 4 में इस यूनिट के साथ कैसे अटैच होगा। नैतिक मार्गदर्शन, क्या जो इंटरनेशनल चैलेंज आज की दुनिया में जो है, क्या उसमें क्लाइमेट चेंज एक चैलेंज नहीं है? क्या इलेक्ट्रॉनिक कचरा एक चैलेंज नहीं है? और क्या कानून तो है, पर क्या उनका रेगुलेशन यानी उनका विनियमन सही से हो रहा है? क्या विवेक सम्मत तरीके से, विजडमफुल माइंड से क्या दुनिया सोच रही है? ठीक, लोग बस आगे बढ़ रहे हैं, उसके रिपरकेशंस, उसके दुष्प्रभाव समाज पर दिखाई दे रहे हैं, जिनको लोग महसूस अभी नहीं कर रहे हैं। फ्यूचर में उनकी प्रैक्टिसेस या उनका दुष्प्रभाव हमारे समाज पर ज्यादा गंभीरता से दिखाई देने वाला है। ठीक है,
तो इसमें कहा गया कि तीव्र शहरीकरण, रैपिड अर्बनाइजेशन, डिजिटलीकरण और जनसंख्या वृद्धि। देखिए 3 इंपॉर्टेंट वर्ड दिए गए, तीव्र शहरीकरण, डिजिटलीकरण, जनसंख्या वृद्धि के युग में इलेक्ट्रॉनिक कचरे के प्रबंधन की बढ़ती समस्या एक क्रॉस कटिंग और निरंतर चुनौती है। ठीक, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कचरे को हम मेंटेन करें, उसको मिटिगेट करें, न्यूनतम करें, ये सब अपने आप में एक चुनौती है, क्योंकि शहरीकरण में ये चीजें ज्यादा देखने को मिलती हैं। ठीक, आगे कहा गया एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमें फिक्स करना होगा। इसकी शुरुआत 2011 में की गई थी। ठीक, इसके तहत इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के निपटान प्राधिकरण उत्पाद प्रबंधन को बढ़ावा देना इसमें शामिल किया गया। यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक कचरा है, इलेक्ट्रॉनिक जो उत्पाद हैं, उसको हमें मैनेज करना पड़ेगा, यानी रिसाइकिल करें, रीयूज करें, कैसे उसको मिटिगेट करें, क्या उसके फंक्शंस हैं, क्या रूल रेगुलेशन है, ये एक्सटेंडेड प्रोसीजर रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत फिक्स किया गया है। क्योंकि कई प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक कचरे होते हैं जो मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होते हैं, और कुछ प्रकार के कचरे होते हैं जो कम हानिकारक हैं। तो अलग अलग रूल एंड रेगुलेशंस हैं। ठीक उसी तरीके जैसे अस्पतालों में कचरे के लिए अलग अलग बॉक्स होते हैं। ठीक, येलो बॉक्स, रेड बॉक्स, ब्लू बॉक्स एक्सेट्रा। आगे बात करते हैं दोस्तों। आगे कहा गया प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन में इन नियमों को और तेजी के साथ जोड़े जाने की आवश्यकता है। ठीक, आगे कहा गया नवंबर 2022 में इसे अधिनियमित किया गया और अब 2023 में इसे लागू कर दिया गया। क्या क्या चीजें लागू कर दी गई, आइए उसके बारे में बात करते हैं। बहुत अच्छे शानदार पॉइंट हैं जिनसे आपके आंसर में बहुत मतलब गंभीरता आ जाएगी, बहुत ही एनालिसिस वाले बिंदु आ जाएंगे। ठीक, पहला पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कचरा प्रबंधन हमें करना पड़ेगा। ठीक, मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है हम रिसाइकिल कर सकते हैं, इस तरह से हम बना सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो है वो रीयूज हो जाएं, रीयूज होने लग जाएं। ठीक, जैसे बैटरी वगैरह हैं वो काफी नुकसान पहुंचाती, वाटर को, हमारे दिमाग को, तंत्रिका तंत्र को काफी नुकसान पहुंचाती, तो उनमें से चीजों बचना पड़ेगा, एक प्रोसीजर सेट करना पड़ेगा। ठीक, और तमाम चीजें करनी पड़ेगी, जैसे रिसाइकलिंग जो है उसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक, लेकिन कहा गया कमजोर निगरानी प्रणाली, ठीक है, पुअर मॉनिटरिंग जो सिस्टम है और पारदर्शिता में कमी, ट्रांसपेरेंसी जो है उसमें कमी देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली में दुकानें व मकान अधिकृत नहीं है, यानी कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो शॉप हैं उन पर अनयूजुअल तरीके से लोग इलेक्ट्रॉनिक गार्बेज को एक सेकंड बिजनेस के रूप में यूज कर रहे हैं। ठीक, बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उससे तमाम प्रकार का गार्बेज और कचरा निकल कर आ रहा है, उसके मैनेजमेंट के लिए, उसके मिटिगेशन के लिए कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है। अगर जो है भी तो उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ठीक, आगे कहा गया औपचारिक जो रिसाइकलिंग है केवल पूर्व संस्करण पृथक्करण तक ही होता है। ठीक, आगे कहा गया जो नया नियम यूज किया गया 2023 का, इसमें डिजिटल सिस्टम अप्रोच इंट्रोड्यूस की गई है। ठीक, डिजिटल सिस्टम अप्रोच को यूज किया गया है, डिजिटल सिस्टम अप्रोच को इंट्रोड्यूस किया गया है। इसमें क्या किया गया है, डिजिटल पोर्टल बना दिया जाएगा। डिजिटल पोर्टल के माध्यम से ई अपशिष्ट मूल्य श्रृंखला का मानकीकरण होगा, यानी कि जो आपका कचरा है वो किस स्टैंडर्ड का है, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला है, मीडियम लेवल का है, मॉडरेट लेवल का है, या बहुत ही लो लेवल का है, तो उसको स्टैंडर्डाइज किया जाएगा, मॉनिटरिंग की मानकीकरण किया जाएगा, ट्रांसपेरेंसी इंश्योर की जाएगी, पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी, जिससे प्रॉब्लम्स कम हो। ठीक, आगे कहा गया इस आर्टिकल में मायोपिक विद इनफॉर्मल सेक्टर लेफ्ट आउट। ठीक, कि इस पूरी व्यवस्था में जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो लगभग बाहर है। इनफॉर्मल सेक्टर का मतलब हुआ कि जो आपके हमारे घरों में जो लोग कचरा लेने आते हैं उनको भी हमें इस बात की समझ देनी पड़ेगी, उनको इस तरीके का इंफ्रा प्रोवाइड करना पड़ेगा, थोड़ा सा उनको ट्रेंड करना पड़ेगा, क्योंकि वो अपने कचरे को शहर के बाहर
या इनफैक्ट शहर के अंदर ही एक जगह डंप कर देते हैं, वहां से कचरे की गाड़ी उसको ले जाती है। तो अगर वो सेपरेट कर देंगे चीज़ों को तो ज़्यादा अच्छा होगा। वो मिक्स होने में ज़्यादा टाइम भी लगता है, उसको रिसाइकल करने में भी प्रॉब्लम होती है। तो वो चीज़ें फर्स्ट स्टेज पर ही हो जाएंगी, घर के लेवल पर ही वो अलग कर लेंगे। जैसे एक सूखा कचरा और एक गीला कचरा बनाते हैं, उसी तरीके से उनका एक बॉक्स होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉनिक कचरे को जो है रखता हो, अलग सेपरेट करता हो। तो इस तरीके से उनको भी ट्रेन करने की आवश्यकता है। कहा गया अछूते संसाधनों पर पुनर्चक्रण के दौरान बचे ई कचरे के रूप में उसे जोड़ा गया है कि ऐसे जो है इंस्ट्रूमेंट्स या ऐसे गैजेट्स या ऐसी चीजें जो जिनके पास आकर या जिनके नजदीक रहकर उनके रेडिएशन का जो इम्पैक्ट है हम पर काफी निगेटिव हो सकता है, उनको भी इसमें शामिल किया गया है नए रूल में। फिर कहा गया अधिकतम प्रबंधन सुनिश्चित करने पर ध्यान दिया जाए, यानी कि मैक्सिमम चैलेंजेस काहे के हैं, मैनेजमेंट के हैं। तो जितना अच्छा मैनेजमेंट हम प्रोवाइड कर देंगे, यानी कि अब इसमें किसको शामिल करने की आवश्यकता है, इसमें 74 जो अमेंडमेंट है, यानी अर्बन बॉडीज का उसको इंट्रोड्यूस करने की आवश्यकता है। अब देखिए पढ़ने का तरीका क्या होता है कि आप किस चीज को कहां से ले जाकर ऐड कर रहे हैं। अर्बन बॉडीज को इंट्रोड्यूस कर दोगे, क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम गैजेट्स की लोकर कहां है, अर्बन सोसाइटीज में है, अर्बन सोसाइटीज में है, रूरल सोसाइटीज में भी हैं। तो 73rd जो अमेंडमेंट है उसमें जो पंचायती राज की बात करी गई है, उसमें कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके लेवल पर आ जाती है, कस्बे के स्तर पर, विलेज के स्तर पर। उनको भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन करनी पड़ेगी, उसको प्रति रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। ठीक। फिर अधिकारियों को समय समय पर पता लगाना चाहिए, यानी कि उनको समय समय पर क्या करना पड़ेगा, मॉनिटर करना पड़ेगा कि सही से जो रूल रेगुलेशन बनाया गया, जो इंफ्रा प्रोवाइड किया गया है, उसका यूज भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और यूज हो रहा है तो किस लेवल पर हो रहा है, इन सब चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। फिर कहा गया पोर्टल के द्वारा डिजिटल सर्टिफिकेट दिया जाए। पोर्टल के द्वारा डिजिटल सर्टिफिकेट का मतलब है प्रोत्साहन देने की बात, प्रोत्साहित करने की बात कि किस स्पेसिफिक एरिया में सबसे अच्छा काम किया गया है। तो वहां पर हम उसको एक मॉडल एरिया घोषित कर सकते हैं, एक मॉडल एरिया घोषित कर सकते हैं। और जब दोस्तों हम उसे मॉडल एरिया घोषित करेंगे तो उसका इंपैक्ट क्या होगा, उसका इंपैक्ट क्या होगा, उसका इंपैक्ट ये होगा कि वो सभी के लिए क्या बन जाएगा, आइकॉनिक बन जाएगा, आइकॉनिक बन जाएगा। और आइकॉनिक होने का मतलब क्या है कि दूसरे लोग उसको फॉलो करेंगे। ठीक। तो इसमें ब्यूरोक्रेसी को और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक चीजों को भी इंट्रोड्यूस करने की आवश्यकता है, इलेक्ट्रॉनिक चीजों को लाने की जरूरत है। फिर आगे कहा गया रिसाइकलिंग की मात्रा गुणवत्ता के मामले में दोहरा सत्यापन सुनिश्चित करना होगा। ठीक, कि किस मात्रा में रिसाइकिल किया जाए। ठीक, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसाइकलिंग आमतौर पर कभी कभी महंगी पड़ती है। फिर दूसरा है क्वालिटी के मामले में हमें डबल सर्टिफिकेशन की आवश्यकता है। ठीक, ये चीज हमें करनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं, कितने सारे सॉल्यूशंस, और मैं इंटरलिंक भी कर रहा हूं दूसरी चीजों से। तो आप देखिए अनौपचारिक क्षेत्र में इस नियम को जोड़ा जाए, जो मैंने कहा कि आपके हमारे घर से जो नॉर्मल कचरा ले जाते हैं उसमें जो अलग अलग तरीके से उनको सर्टिफाइड नहीं करते कि ये इलेक्ट्रॉनिक कचरा है या सूखा कचरा है, गीला कचरा, तो उसको करना चाहिए, तो उनको ट्रेन करना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कचरा प्रबंधन में अपार क्षमता है, यानी ये अपार क्षमता का मतलब क्या है, अपॉर्चुनिटी देखी जा रही है, बिजनेस की अपॉर्चुनिटी देखी जा रही है। ठीक, अपॉर्चुनिटी देखी जा रही, बिजनेस की संभावनाएं भी देखी जा रही, क्योंकि स्क्रैप का जो काफी बड़ा व्यापार है, ठीक, तो उस पर भी काम हो सकता है। फिर कहा गया अनौपचारिक क्षेत्र में ई अपशिष्ट संग्रह, पृथक्करण व पुनर्चक्रण का अंतिम चरण है, यानी कि इनफॉर्मल सेक्टर में जो इलेक्ट्रॉनिक कचरा है उसको जो लोग एक साथ इकट्ठा करते हैं, जो घरों में कचरा लेने आते हैं, तो वो सबसे बेहतर जगह हो सकती है जहां पर वो फर्स्ट स्टेज में ही कचरे को सबसे पहले सेपरेट अलग अलग कर लें। फिर कहा गया अनौपचारिक क्षेत्र को वित्तीय व कानूनी सुरक्षा के मामले में लाभ होता है। ठीक, तो उस लाभ को उनको और प्रोत्साहित करना चाहिए और थोड़ा सा ट्रेन कर देना चाहिए, जहां पर उनको चीजों को लेकर फायदा हो और जो एडवांटेज है वो जो है देश को मिल सके, वो लोगों को मिल सके, उन पर किसी प्रकार का कह सकते हो कि हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से नुकसान ना हो। आगे कहा गया कानून का कुशल कार्यान्वयन
सही जानकारी होनी चाहिए। ठीक, यानी जो कानून है उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे तरीके से होना चाहिए, लोगों को प्रॉपर समझाया जाए, उनके अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जाए, उनको मेच्योर बनाया जाए, उनको जन जागरूक किया जाए, इसके लिए काम करना पड़ेगा। ठीक, उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है, उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाने पर जोर देना पड़ेगा। यानी जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर को उस तरीके के प्रोडक्ट खरीदने के लिए थोड़ा सा उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी पड़ेगी जो प्रोडक्ट्स ग्रीन हैं, नेचुरल हैं, उनको यूज करने पर कम से कम पर्यावरण को हार्म होता है। ठीक, तो इस तरीके की चीजों पर काफी ध्यान देने की आवश्यकता है। तो अब इसको जैसे अब आप इथिक्स में कह रहे हो तो उसको बिहेवियरल चेंज, एटीट्यूजनल चेंज, परसुएशन पर, इन सब चीज टॉपिक से जोड़कर आप ये एग्जाम्पल लिख सकते हो वहां पर। फिर है लॉजिस्टिक्स को मजबूत करने की आवश्यकता है, अपने लॉजिस्टिक्स को बढ़ाकर इन चीजों को कर सकते हैं, भाषणबाजी से बहुत चीजें नहीं होने वाली। फिर हितधारकों की क्षमता का निर्माण करना पड़ेगा। हितधारकों का मतलब यह हुआ कि जो उससे रिलेटेड इंस्टीट्यूशन जुड़े हुए हैं, जो उससे रिलेटेड बॉडीज हैं, उनको जैसे कानून के लेवल पर कहा जाए तो उनको नियम व्यवस्थाएं प्रदान करनी पड़ेगी। जो लोग इस तरीके के कचरे को उठाने वाले हैं उनको फैसिलिटेट करना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा, इकोनॉमिकली सपोर्ट करना पड़ेगा, कुछ इंसेंटिव्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे शुरुआती स्तर पर। फिर मौजूदा बुनियादी ढांचे में सुधार करना पड़ेगा। ठीक, उत्पाद की जो डिजाइनिंग बढ़ाने की आवश्यकता है। ठीक, उत्पाद की डिजाइनिंग बढ़ाने का मतलब है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक जो प्रोडक्ट है उसको इस तरह से बनाया जाए ताकि उसको रिसाइकिल इजीली किया जाए, या वो कम से कम इन्वायरमेंट को के लिए हार्मफुल होनी चाहिए, है ना। इनपुट पर कंट्रोल करना पड़ेगा और इस दिशा में हमें उचित सुधार करना पड़ेगा। फिर हमें हरित खरीद प्रथाओं को अपनाना पड़ेगा, यानी कि कोई ऐसी चीज हम ना खरीदें जो ज्यादा से ज्यादा पोल्यूटेड हो, ज्यादा से ज्यादा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने होगी। तो जो नए तरीके की जैसे बाइक्स, नए तरीके की कार, नए तरीके के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आए हैं जो इको फ्रेंडली हैं, पर्यावरण के अनुकूल हैं, उनको हमें खरीदने पर ध्यान देना चाहिए। आगे कहा गया पुनर्चक्रण प्रणाली को अपनाना चाहिए, यानी रिसाइकिल जो प्रोसेस है उसको हमें ठीक से अपनाना चाहिए। फिर विधायी आवश्यकताओं को लोचदार बनाना होगा। विधायी आवश्यकताएं का मतलब है ऐसे लेजिस्लेशन या ऐसे कानून हमें बनाने की आवश्यकता है जो कानून व्यवस्था को के हिसाब से हो, और अगर जरूरत पड़ती है तो उनमें समय समय पर संशोधन कर दिया जाए ताकि उसके इंप्लीमेंटेशन में किसी प्रकार की रिजिडनेस ना रहे, किसी प्रकार की कठोरता ना रहे, ताकि हम अपनी व्यवस्था को ठीक तरीके से इंट्रोड्यूस कर पाएं। तो दोस्तों इस लेक्चर को जब आप इस टॉपिक को पढ़ते हैं तो आप जीएस पेपर 4 में एटीट्यूड चेंज की अगर हम बात करें वहां पर आप इसको लिख सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी पर इसको आप यूज कर सकते हैं, इसको परसुएशन पर आप इसको लिख सकते हैं, इसको इंटेलिजेंस में आप इसको लिख सकते हैं। इस तरीके से तो आप जीएस पेपर 4 में यूज कर सकते हो। ठीक, जीएस पेपर 3 का ये पार्ट है। इस तरीके के क्वेश्चन दोस्तों ब्रेन स्टॉर्मिंग के क्वेश्चंस होते हैं, जहां पर आप नए इनोवेटिव आइडियाज के हिसाब से लिख देते हो ना तो एकदम एग्जामिनर खुश हो जाता है। उसको रटे रटाए एक जैसे नोट्स वाले आंसर नहीं पसंद है। जो नए इनोवेटिव ढंग से लिख देता है कोई 2-3 पॉइंट, बस उसी का सिलेक्शन हो जाता है या अच्छी रैंक उसको मिल जाती है। तो ये काम हमें आपको कराना है। ठीक, फिर अब न्यू स्टार्ट ट्रीटी के बारे में बात करते हैं, जिसको कहीं ना कहीं रशिया ने पॉज कर दिया है। इसके पीछे भी वही बात है जो मैंने कल एक वीडियो बनाया था, रशिया यूक्रेन के 1 साल जो हो गए हैं, तो उस ओपिनियन सीरीज को भी आप लोग देखते रहें, उसमें भी आपको काफी हेल्प होती रहेगी और नोट्स भी प्रॉपर उसका आपको बनता रहेगा। तो इसमें दोस्तों है क्या, इसमें इस सीरीज में कि जो ये न्यू स्टार्ट ट्रीटी है, ये न्यू स्टार्ट ट्रीटी इसलिए रशिया ने रोक दी क्योंकि ये जो ट्रीटी है इसका गोल ये है कि कहीं ना कहीं दुनिया को, या 2 विश्व की जो परमाणु महाशक्तियां हैं जिनके पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं, वो एक दूसरे के जो परमाणु लॉजिस्टिक्स हैं उसका सर्वे करती रहेंगी। सर्वे करने का मतलब ये उद्देश्य है कि कहीं दूसरा देश एक दूसरे देश का सर्वे करेंगी, कहीं दूसरा देश ज्यादा परमाणु हथियार तो नहीं बना रहा है, कहीं ज्यादा वेपनाइजेशन तो नहीं कर रहा है। इसके पीछे उनका गोल इतना है ताकि दुनिया परमाणु हथियारों के दुष्प्रभाव से, दबाव से बची रह सके। ठीक, इस बात पर उनका फोकस है। अब ये जो फोकस है इसको रशिया ने इस तरीके से नाराज होकर बंद कर दिया है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि एक तरफ हर साल ये लोग क्या करते हैं,
दूसरे देश में जाकर उनके जो इस तरीके के जो वेपनाइजेशन है, जहां पर यह हथियार होते हैं, उसको चेक करते हैं। ठीक, तो उन्होंने देखा कि एक तरफ व्लादिमीर पुतिन को इस बात पर गुस्सा आया या नाराज हुए कि एक तरफ वो हमारे यहाँ चेक करने आ रहे हैं चीजों को, ठीक, दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि वो यूक्रेन को ड्रोन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस वजह से नाराज होकर उन्होंने इसको जो है समाप्त कर दिया है। तो इसमें कहा गया शीत युद्ध की समाप्ति, ये इस बात का पूरा कोर है जो मैंने आपको भी समझा दिया है। अब मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। शीत युद्ध की समाप्ति के लगभग आधा दशक पहले अमेरिका के जो तत्कालीन नेता थे, ठीक, और जो सोवियत संघ के नेता थे, जिसमें मिखाइल गोर्बाचोव और रोनाल्ड रीगन, ठीक, इन लोगों ने कहा था न्यूक्लियर वार कैन नॉट बी वॉन, मस्ट नेवर बी फॉट। ठीक, ये बात उन लोगों ने बोली थी। आगे कहा गया एक दूसरे परमाणु शस्त्रागार को कमजोर करने और उस पर नियंत्रण लगाने के लिए यह संधि की गई थी। यह संधियां 1969 में, 1972 में, 2002 में और 2010 में की गई, और जो है बाद में 2019 में भी इसमें कुछ चीजें हुई थी। कहा गया कि अलग अलग स्तर पर यह संधियां होती रही हैं। परमाणु हथियारों पर नियंत्रण और यह समझौता दुनिया की जो 90% जो देश हैं उन पर इसका सकारात्मक प्रभाव था कि तेजी के साथ वेपनाइजेशन नहीं होगा तो दुनिया में न्यूक्लियर वार या हथियारों को लेकर जो डर है, भयादोहन है, वो नहीं होगा। नाभिकीय भयादोहन से वो बचे रहेंगे। 2010 में स्टार्ट जो संधि है उस पर बराक ओबामा और रशियन जो प्रेसिडेंट थे दिमित्री मेदवेदेव, उन्होंने हस्ताक्षर किए थे। इसे 5 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। इस संधि में 1550 से अधिक सामरिक परमाणु हथियार और 700 से अधिक लंबी दूरी की मिसाइलों को तैनात नहीं किया जा सकता था। यह बात वहां पर बोली गई थी। इसके अलावा 32 घंटे तक शॉर्ट नोटिस पर ऑनलाइन निरीक्षण करने की अनुमति भी इसमें दी गई थी। और रूस अमेरिका संधि के दायरे में बैलिस्टिक मिसाइलों पर, बम वर्षक परीक्षणों पर और परमाणु ठिकानों पर साल में 2 बार डेटा का साझाकरण किया गया था, जो मैंने आपको पहले बताया कि डेटा शेयर किया जाएगा। ठीक, आगे कहा गया कि रशिया ने इस संधि को क्यों सस्पेंड कर दिया। ठीक, रशिया ने इस संधि से बाहर होने का निर्णय क्यों ले लिया। तो 23 फरवरी को, चूंकि 24 फरवरी को इस युद्ध के 1 साल हुए, जिसमें मैंने कॉन्सेप्ट एंड ओपिनियन सीरीज में उसके डायमेंशन के बारे में डिस्कस किया है, तो उसे जरूर देखिए। रूसी राष्ट्रपति ने कहा आज मुझे यह घोषणा करने के लिए कहीं ना कहीं अमेरिका ने मजबूर किया है। उन्होंने कहा कि जो नाटो है और अमेरिका रूस पर रणनीतिक हार और एक ही समय में हमारी परमाणु सुविधाओं को प्राप्त करने का वो प्रयास कर रहे हैं। ठीक, स्ट्रेटेजिक तौर पर उनको हराना चाहते हैं और हमारी परमाणु क्षमताओं को वो कमजोर भी करना चाहते हैं। ये उन्होंने एक तरीके से आरोप लगाया। उन्होंने कहा एक तरफ वो हमारा परीक्षण कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वो ड्रोन देकर यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। ठीक, उन्होंने नाटो को कहा कि यह बेतुके रंगमंच का एक प्रकार है। नाटो क्या है? बेतुके रंगमंच का एक प्रकार है। ठीक, तो इस तरीके से उसकी आलोचना की। तो जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो संस्थाएं हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के जो किसी प्रकार के एक्शंस हैं, उसका हमारी फॉरेन पॉलिसी पर, हमारी सिक्योरिटी पर, रीजनल सिक्योरिटी पर क्या जो है असर पड़ेगा, उस संदर्भ में न्यू स्टार्ट पॉलिसी को या न्यू स्टार्ट ट्रीटी को हमें देखना होगा। इससे ज्यादा उसकी जरूरत नहीं, तो एक छोटा सा कंटेंट के फॉर्म में उसे समझना होगा। फिर बैंक क्रेडिट ग्रोथ स्लोड 16.8% इन थर्ड क्वार्टर। तो यानी कहीं ना कहीं एक खराब स्थिति को हमें दर्शाता है, कि हमारी खराब स्थिति को दर्शाता। आरबीआई ने ऐसा बोला है कि 16.8% जो है हमारी जो बैंक क्रेडिट ग्रोथ है वो स्लो है। तो ये अच्छी बात नहीं है। दूसरा है कि हैवी पीसफुल पोलिंग इन मेघालय एंड नागालैंड। तो ये बहुत अच्छी बात है। लगभग 83% और 75% के समथिंग पोलिंग हुई है। ये अप्रॉक्स डेटा नहीं है, लेकिन कुछ इसी तरीके से 75% प्लस पोलिंग हुई है। इसका ये मतलब होता है कि जो रीजनल सॉवरेनिटी है वो मेंटेन है, क्षेत्रीय संप्रभुता मजबूत है, क्षेत्र में शांति बहाली कायम है। ये सारी जो चीजें हैं वो बेहतर हैं। ठीक, और कहीं ना कहीं जो हमारी व्यवस्था मजबूत है। फिर नेक्स्ट है रिलेटिवली फ्यू टोबैको यूजर इन साउथ
स्टेट। यहाँ देखिए डेटा यूज किया गया है, कि जो दक्षिण के राज्य हैं इनमें 5 से 10% लोग ही कंज्यूम करते हैं टोबैको को, जबकि जो नॉर्थ के स्टेट्स हैं उनमें जो ये कंज्यूमिंग कैपेसिटी है वो बहुत हाई है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इस डेटा को समझना है। और इसमें एक चीज़ और है कि 2019 से 21 के बीच का डेटा बोला गया, तो उसमें बोला गया कि टोटल 33.3% लोग टोबैको यूज करते हैं। और क्या बोला जाता है, टोबैको कॉज कैंसर, तंबाकू से कर्क रोग होता है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा स्वास्थ्य का के बारे में जब आप लिख रहे होंगे तो इसके बारे में ये कंटेंट आप यूज कर लेंगे मेंस एग्जाम में, ठीक। फिर कहा गया इंडिया टॉप लिस्ट इन ग्लोबल इंटरनेट शट ऑफ। अब जब हम ग्लोबल इंटरनेट शट ऑफ की बात करते हैं, इसका ये मतलब है कि अक्सर जब भी सोशल मीडिया पर किसी प्रकार का दुष्प्रचार होता है, किसी प्रकार की राजनीतिक टीका टिप्पणी हो जाती है, धार्मिक मामलों में कोई बात उभर कर सामने आती है, तो वहां पर इस तरीके का जो है एक्शन ले लेती है सरकार। तो इससे प्रॉब्लम क्या होती है, एक तो राइट टू प्राइवेसी, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक, ये बाधित होता है। फिर आज का जो बिजनेस वर्ल्ड है वो ऑनलाइन है, ठीक, यानी कि ई कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को काफी चैलेंजेस होते हैं, ठीक। तो ये सारी जो चीजें हैं वो इंपैक्ट करती हैं। ये आज का जो आज जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी को भी ये चीजें हार्म करती हैं। तो ज्यादा शटडाउन कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है, ठीक। आगे कहा गया है कि हिस्ट्री कांट हॉन्ट प्रेजेंट, नो बैगेटरी इन हिंदुइज्म, कि यानी कि जो हिंदू धर्म है किसी धर्म को नुकसान नहीं पहुंचाता, किसी तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, सिंपल चीज है। सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली ऐसा कहा है, इसलिए मैंने इसको लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है तो लगा दिया। तो दोस्तों आज की इस न्यूज में इतनी चीजें हैं। आपको आशा है कि ये वीडियो काफी पसंद आएगा। इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।